नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और गर्मी ने सताया, बिजली पानी ने रुलाया, गर्मी का सितम लगातार जारी। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान, भीषण गर्मी में बिजली पानी की भारी कटौती, राहत के लिए बिजली और पानी की भारी डिमांड भी की जा रही है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है वो राजधानी देहरादून का देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ रहा है तापमान और हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सोमवार को जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यहां दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 43.1 डिग्री रहा। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के इस सीजन में देहरादून में तीसरी बार तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा और ऐसा 29 साल में पहली बार हो रहा है। दून का पारा इतना ज्यादा दर्ज किया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली और पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। दरअसल इस भीषण गर्मी से राहत के लिए बिजली और पानी की भारी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि भीषण गर्मी है और इस मांग को पूरा कर पाना जल संस्थान, ऊर्जा निगम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। और इस बीच प्रदेश भर के जंगलों में भीषण आग की घटनाओं ने भी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों से तत्काल बैठक बुलाई। बैठक में वनाग्नि से निपटने, बिजली पानी के संकट को दूर करने पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्वतीय जो प्रदेश हैं उत्तराखंड में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखते जल स्रोतों को बचाने के लिए सरकार प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, उचित व्यवस्था नहीं की और इसीलिए आज ये संकट उत्तराखंड वासियों को झेलना पड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते स्थिति से निपटने के कोई खास इंतजाम नहीं बनाए, योजना तैयार नहीं की। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि जल संरक्षण बोर्ड बनाने से सूखते जल स्रोतों को बचाया जा सकता है। आज इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना मौसम एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भट्ठी की आग में तप रहे हैं और सोमवार को उत्तराखंड के 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इनमें मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र, श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी शामिल हैं। वहीं हरिद्वार में पहली बार नगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए 19 तारीख को तो जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो जनपद है, पर्वतीय जनपद है, वहां पर भी कुछ स्थानों पे, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं मिलने की संभावना, तो कह सकते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड प्लेसेस में जो है मिल सकता है 19-20 तारीख को लाइट और मॉडरेट रेनफॉल का। तो इसमें देखेंगे इस दौरान जो खास करके 19-20 में देखेंगे कि जो है तीव्र बौछार मिलने की भी संभावना है, जिसमें जो थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ जो इंटेंस रेन स्पेल भी कहीं कहीं मिल सकते हैं। बड़ी राहत मिली, 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। को लेके आए, काफ़ी अच्छा वाटर पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छे। उनके सिर में सर इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि जरूरत से ज़्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहाँ टैंक करने पड़े वहाँ लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं, उनका कोई सुनाई नहीं होता। कागजों में सारे काम हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। तो अभी हालात क्या क्या हैं यमकेश्वर में? हालात में पानी के लिए तो लोग तरस रहे सर, जानवर भी मर रहे प्यास से। क्या करें, जहाँ टैंकरों की सप्लाई हो रही है, जहाँ टैंकर नहीं वहाँ से दूर दूर तक उड़ते हैं, नाले से
पानी ला रहे हैं, वो भी नाले भी सूख गए। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। दरअसल इस भीषण गर्मी से राहत के लिए बिजली और पानी की भारी डिमांड बढ़ गई है और इस मांग को पूरा कर पानी जल संस्थान और ऊर्जा निगम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इस बीच प्रदेश भर के जंगलों में भीषण आग की घटनाओं ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई है। बैठक में वनाग्नि से निपटने और बिजली पानी के संकट को दूर करने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूखते जल स्रोत बचाने के लिए सरकार प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में बिजली पानी के संकट के साथ वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़, गधेरे हैं, उसे पुनः रिचार्ज हो, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा। भीषण गर्मी राजधानी देहरादून और पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रही है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और जिस तरीके से जो है अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे भी पर्यावरण का गंभीर नुकसान हो रहा है। जंगल धू धू करके जल रहे हैं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पर्यावरण का नुकसान होता है तो होता रहे, सरकार इस परिपाटी पे चल रही है। और पेयजल किल्लत का तो ये हाल है, राजधानी देहरादून के आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, 2-2, 3-3 दिन से, हफ्ते भर से जो है पानी नहीं आ रहा। मैं कांग्रेस मुख्यालय में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी 2 दिन से जो है पानी नहीं आ रहा है। जल संस्थान में बात कर रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि जो है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर ये स्थितियाँ क्यों आ रही है, आप बताएं ना। सब बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं, अंधाधुंध बोरिंग हो रही है, कोई उसमें लगाम लगाने वाला नहीं, कोई परमिशन नहीं है, तो वाटर लेवल गिरेगा, पेयजल की किल्लत होगी। कुल मिलाकर हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बेतहाशा बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर रखा है। इस भीषण गर्मी की वजह से एक ओर जहां पहाड़ों में जंगल धधक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में लगातार सूखते जल स्रोतों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य सरकार जल संरक्षण बोर्ड के गठन की तैयारियों में लग गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं तैयार की। सवाल ये भी कि जल संरक्षण बोर्ड बनाने से सूखते जल स्रोतों को बचाया जा सकता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस तरीके से यह स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, भीषण गर्मी के चलते देखा जाए बिजली और पानी की किल्लत इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाए जाने का काम कर रही है। यानी कि जो इंसानी जीवन है वो फिलहाल अब बेहाल हो चुका है। क्या सरकार को ये पहले से पता नहीं था, इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तापमान इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, गर्मी इतनी चरम पर हो सकती है? क्योंकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं वो पहले इसका अंदेशा जता देते हैं, और अगर जताया गया मौसम विभाग की तरफ से तो सरकार ने कोई ठोस योजना आखिर क्यों नहीं बनाई, और इसी को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विस्तार से चर्चा करते हैं आज इसी मसले को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आरपी रतोड़ी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
संदीप चमोली जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज सेवियों का भी अहम योगदान होता है देखा जाए पर्यावरण को लेकर। उदित घड़ियाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर AK बयानी जी हैं पर्यावरणविद हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आज प्रोफेसर AK बयानी जी से करेंगे, क्योंकि पर्यावरण अब खतरे में नजर आ रहा है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, देखा जाए तो अब त्राहिमाम की स्थिति मानो आ चुकी है। ऐसी स्थितियां जो हैं वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य में। हाँ, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस वर्ष उत्तराखंड और खासतौर पर देहरादून के लोगों को जल और बिजली की समस्या बहुत बड़े लेवल पर फेस करना पड़ रही है। और जहाँ तक जल समस्या का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तात्कालिक स्तर पर अगर आपको सॉल्व करना है, विदिन से 1 वीक या 8 दिन या 4 दिन के अंदर सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे अपने पैनल के लोगों को बताना चाहूँगा कि देहरादून से 17 किलोमीटर दूर एक जमाने में PPCL की माइन हुआ करती थी। वो माइन करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी और कई सौ मीटर गहरी नीचे भी थी, करीब 100 मीटर गहरी नीचे थी। उसका जब प्रोडक्शन अनइकोनॉमिकल हो गया तो उस माइन को बंद कर दिया गया। तो मेरे को, और माइन के ठीक ऊपर बांदल नदी बहती थी, तो माइन के अंदर पानी भरा हुआ है। अगर आप उस पानी को निकालें तो कई लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी आपको आसानी से मिल सकता है। सवाल यह है कि थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत है। आप तत्कालिक स्तर पर काफी अच्छी मात्रा में काफी अधिक पानी देहरादून के लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, अगर स्थायी समस्या इसका हल, इस समस्या का स्थायी हल चाहते हैं तो सोंग डैम उत्तराखंड बनने के पहले से यहाँ पे प्रस्तावित था। वो देहरादून से मुश्किल से करीब 20 किलोमीटर दूर है और आज तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। और सोंग नदी का पानी जो काफी अधिक पानी है, वहाँ पे तो रायपुर में या उसके आसपास मालदेवता में सूखी रहती है, पर यही पानी हमको लच्छीवाला में काफी अधिक मिलता है। तो हम क्यों नहीं लच्छीवाला से पानी लाके देहरादून में सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आसन नदी का पानी है। आसन नदी भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर काफी पानी है। प्रेमनगर तक भले से उसमें पानी नहीं हो, पर प्रेमनगर तक आप 5-7 किलोमीटर आगे जाए उसमें पानी शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा और आगे जाएंगे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो पानी देहरादून का जमीन के अंदर नीचे उतरा है वही पानी वहां जाकर निकल रहा है, चाहे वो गंगा में जा रहा हो, सोंग के माध्यम से या आसन के माध्यम से जा रहा हो। तो हमें मुश्किल से 30 किलोमीटर से पानी लाना है। तो ये कोई ऐसा दुष्कर कार्य नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ 4 बिल्कुल एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की गंभीरता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रयत्न, अगर आपने पहले ही साफ कर दिया कि अगर प्रयत्न किया जाए तो जाहिर सी बात है समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। स्थायी जो हल है वो भी निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन अभी ये साफ हो रहा है कि कोई गंभीरता फिलहाल नहीं बरती गई, नहीं तो अस्थायी हल भी सामने होता। हमारे साथ हालांकि और भी मेहमान हैं। उदित घड़ियाल जी का रुख कर लेते हैं, समाजसेवी हैं। उदित घड़ियाल जी, ये समस्या जो है विकट होती जा रही है और विकट से विकराल होने में देर नहीं लगेगी अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं और इसका समाधान नहीं निकाला गया। वजह क्या देख पा रहे हैं? सोनी जी, देखिए, ये जो वजह है ये मानव निर्मित है। जो जल समस्या है, आपके पास तमाम डैम हैं, वो आज से नहीं है, सालों से डैम है। और जैसा अभी विशेषज्ञ महोदय ने बताया कि हमारे पास देहरादून में बहुत सारे विकल्प हैं पानी लाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि केवल देहरादून वाले क्यों परेशान है, चिंतित हैं। पहाड़ की कोई बात नहीं कर रहा है, पहाड़ पे लोग रह रहे हैं, पहाड़ पे टूरिस्ट जा रहा है और पहाड़ बहुत बड़ा है। पहाड़ आराकोट से अस्कोट तक है, बहुत बड़ा पहाड़ है। नैनीताल में झील नीचे है और नैनीताल में पानी नहीं है। टेहरी में 40 किलोमीटर की झील नीचे है और सड़क के किनारे आप हैंडपंप देख सकते हैं। तो क्या इसको हम कहेंगे प्राकृतिक आपदा? नहीं, ये मानव निर्मित है। इसमें प्लानिंग कभी नहीं हुई। हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं कि जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, लेकिन कभी भी जल पहुंच नहीं पाया जो जनमानस को चाहिए था। देहरादून तो शहर है, बढ़ रहा है, विस्तृत हो रहा है, लेकिन जो पहाड़ है जहां पर गांव में खेती करना, आप जाइए देखिए,
बगीचे की हम लोग बात कर रहे हैं, बागान लगाइए, खेती करिए, सब्जी उगाइए, कहाँ से उगाइए? जल तो मूल है, जल के बिना कैसे होगा? तो जल संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी कवायद सरकार को करनी पड़ेगी और करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है करा भी होगा, पेपरों पे 20 साल में, पिछले 20 साल में कागजों के ऊपर जरूर रहा होगा, फाइल बनी होंगी, लेकिन वो आज तक मूल रूप नहीं ले पाई कभी भी। और जो ये मौसम की मार है, साथ में जंगल की आग है, प्राकृतिक स्रोत सूखते जा रहे हैं, तो इसको बहुत गंभीरता से सरकार को लेना पड़ेगा। वर्तमान सरकार को बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल एग्जाम्पल सामने है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली, साउथ दिल्ली की क्या कुछ स्थिति है उससे भली भांति हर कोई मुखातिब है कि वहां की स्थितियां कितनी अड़िग हो चुकी हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई जो दिल्ली वासियों को है जल मुहैया कराया जाए। तो ये तमाम समस्याएं, और उत्तराखंड कहते हैं ना पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, लगातार ये कहा जाता है। तो पहाड़ में जब पानी के लिए त्राही त्राही ही होगी तो भाई ये स्थितियां तो बहुत विकट होने वाली हैं। और इसका समाधान क्या खोज रही है, क्या योजना बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये भी जानेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे? बस यही कह सकते हैं कि देवभूमि जो कि 76% वनों से आच्छादित था, इन 24 वर्षों में 20-25% वन हमारा खत्म कर दिया गया। ये राजनीतिक बेईमानों के कारण हुआ। दूसरा, उत्तराखंड में गंगा यमुना है मगर गांव सूखे हैं, इसके लिए नियोजन की कमी है। और तीसरी बात, जंगल जल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, ऐसे में कंक्रीट का जंगल शहरों में बनता जा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना कि पानी का स्रोत जो है जमीन का कम हो गया, ये सब मानक हैं आदमी को खत्म करने के। और इसमें अगर किसी का दोष है तो वो सरकारों का है। अब इन सरकारों की कार्यप्रणाली आप देख लीजिए। अभी आपके यहाँ पर एक यमकेश्वर के बुजुर्ग बोल रहे थे कि पानी के लिए गाँव के हलक सूख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ पर खैरखाल जुलेडी पंपिंग परियोजना चल रही है, करीबन 5-7 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। यशवी जी, मैं आपको बताऊं, सोनी जी आपको मैं बता दूं, वो योजना जो है गदेरे में लगा दी बैरागढ़ में, और वो बरसात में बह गई। यानी कि 5-7 करोड़ रुपए का नुकसान गलत नियोजन के कारण हो गया। गांव में पानी नहीं है, टैंकरों से गांव में पानी दिया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं यमकेश्वर में कि लोगों ने गांव छोड़ दिए पानी की कमी के कारण। अब बताइए इसमें किसको दोष दें? सरकार पैसा भी दे रही है, वन विभाग, जल संस्थान भी है, जल निगम भी है, मगर जब आप पैसों के लालच में गलत जगह चिन्हित कर टैंक बनाओगे, पंपिंग योजना लगाओगे, तो वो बरसात में बह जाएगी। उसके बाद फिर रोओगे कि पानी नहीं आ रहा। कहने का मतलब है, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन चुका है कि यहाँ पर मानवीय लापरवाही के कारण आज शहरों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई। जिस देहरादून में 37 डिग्री से ऊपर कभी तापमान नहीं जाता था, ये कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। उसके कारण आज देहरादून में 43-44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। वो हरिद्वार जहां पर कभी भी 40-42 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ, वहां 46 डिग्री पहुंच गया। कारण क्योंकि जरा से भी कोई त्योहार आता है, पूरा दिल्ली की गाड़ी वहां के खड़ी जाती है, जाम के अंदर डीजल पेट्रोल रात दिन फूकता है। उसका परिणाम आपने देख लिया कि हरिद्वार के अंदर आम जनमानस का रहना बिल्कुल भारी तादाद में लोग, क्योंकि दिल्ली से पास भी पड़ता है तो लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है, एक आउटिंग का जरिया, और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड में लोग नैनीताल, लोग ये पर्यटन स्थल हैं, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर जाते हैं। और इस लिहाज से भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर पर्यटन स्थल है तो किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके से, क्योंकि भीषण गर्मी और जल संकट, बिजली का संकट और ये सारी दिक्कतें अब उत्तराखंड वासी झेल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है सरकार को दोषारोपण सरकार पर ही होगा। शांति प्रसाद जी, सरकार का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ पर नीति नियंता जितने भी हैं सब भ्रष्ट बेईमान है। 40% कमीशन पर इस कदर नजर है कि बिजली नहीं है। इतनी गर्मी में देहरादून अस्थायी राजधानी में बिजली नहीं है, तो पहाड़ों की क्या स्थिति होगी? जब देहरादून में पानी नहीं है तो पहाड़ों की क्या स्थिति होगी?
हमारे सामने गिरिराज जी बैठे, इन्होंने कह दिया कि बात शहर की क्यों हो रही है, पहाड़ की क्यों नहीं, क्योंकि पहाड़ तो उपेक्षित है। पहाड़ में तो अभी आप देख लीजिए, बद्रीनाथ चुनाव होगा, फिर चप्पा चप्पा खा चप्पा, घर घर चोर, हर घर घर चोर, हर और घर अब चोर तो की नीति उपचुनाव तो की काम होने लगेगा। लिस्ट भी आ गई है सामने भाई, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो ये मसला और बड़ा होने वाला है ये मुद्दा, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होता है। ठीक है, शांति प्रसाद जी आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से। संदीप चमोली जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्योंकि कार्य योजना को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि भाई सरकार ने समय रहते कोई कार्य योजना क्यों नहीं बनाई, इसको लेकर आप लोग भी सवाल उठा रहे हो। सोनी जी, ये आपको देखना पड़ेगा कि जब भी समस्या सामने खड़ी होती है तब ही पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि हम इस समस्या को ये चीज बनाकर हल करने वाले हैं। इनको कोई बताएगा कि जब 25 तारीख के लगभग मानसून किस राज्य में आ सकता है, ये मौसम विभाग द्वारा कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी इनके द्वारा जल संरक्षण के लिए की गई है कि ये मानसून के बाद ही अपना जल बोर्ड बनाएंगे और मानसून के बाद ही शहरवासियों को पानी देने का काम करेंगे। तो जी इस पे विचार करना पड़ेगा कि जनपद देहरादून हो, पौड़ी हो, टिहरी, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, चाहे हल्द्वानी हो, प्रत्येक जगह इस टाइम पानी की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। चलो, तापमान तो प्रकृति की देन है, इसके जनक हम भी हैं, हम लोगों के कारण ही तापमान बढ़ा है, लेकिन अब तापमान को घटाया तो नहीं जा सकता, ये मानव द्वारा निर्मित तो चीज है नहीं। लेकिन पेड़ों का कटना, इसको तो सरकार रोक सकती है। कंक्रीट के जंगल जो देहरादून बन रहा है, इसको सरकार रोक सकती है। और अनियंत्रित तरीके से जो वाहन, तरह तरह की चीजें, उद्योग कारखाने हमारे राज्य में लग रहे हैं, इन पे तो सरकार की नजर गाड़ी हो सकती है। आप निश्चित मानिए कि पूरे देहरादून में, पूरे पौड़ी में, पूरे हल्द्वानी में इस टाइम पानी और बिजली संकट चरम पर। और पानी और बिजली संकट अगर ये सरकार मुहैया नहीं कर पा रही है तो आप समझ सकती है, जो बेसिक चीज अगर ये राज्य सरकार राज्य के वासी को नहीं दे पा रही है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी। ये निश्चित मानिए कि इस टाइम पूरे देहरादून में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, पूरे पहाड़ में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ। आप समझ सकती है, जब देहरादून मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पानी का हाहाकार है, तो पहाड़ में क्या स्थिति होगी। वहां तो गाद गधेड़ों पर जो हमारे जो धारे होते हैं, इन पे वहां के लोग डिपेंड होते हैं, वो सूख गए हैं क्योंकि सरकार ने कोई भी संरक्षण नहीं, कोई भी पानी को बचाने के लिए कोई भी ऐसी मजबूत योजना नहीं लाई। हाँ, एक जल जल घर घर योजना ये लाए थे, जिससे इन्होंने अपने लोगों के पेट भरे, अपने ठेकेदारों के जेब भरे, नेताओं ने अपने चमचों को कमाई का एक जरिया दिया। हर घर जल, हर घर नल, घर में टोटी है, पाइप है सोनी जी, लेकिन जल उस पे नहीं आ रहा है। तो सरकार की नाकामी है, मानिए प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति मैदान से लेकर पहाड़ तक। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई योजना आम जनमानस को फायदा पहुंचाने के लिहाज से योजना बनाई गई है तो उस योजना का लाभ भी धरातल स्तर तक पहुंचना चाहिए और ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी सत्ता पक्ष को। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो निकलकर सामने आए हैं। शुरुआत हमने पर्यावरण से की थी। प्रोफेसर A.K. बयानी जी ने साफ तौर पर कहा कि भाई प्रयत्न करने की जरूरत है, प्राकृतिक जो आपदा होती है उससे निपटना मुश्किल होता है, लेकिन मानव जनित जो आपदा है, जो क्रिएट की हुई है या इस तरीके की स्थितियां जो बनती हुई नजर आ रही हैं, तो सरकार इसमें भी पूरी तरीके से नाकाम है। क्या पहले से इस बात का अंदेशा नहीं है सत्ता पक्ष को कि क्या कुछ स्थितियां आने वाले समय में होने वाली हैं? सोनी जी, ये निश्चित सभी की चिंता, मेरे पैनलिस्ट हैं और सबने अपनी चिंता जाहिर की, जो कि मेरी भी है। पर ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, बेहतर व्यवस्था नहीं कर रही है। शायद हम सौभाग्यशाली हैं उत्तराखंड के लोग कि यहाँ पर बिजली कितनी देर की कटौती होती है, जरा बताएं। उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में कितनी देर की कटौती होती है? आजकल का तो हाल मत पूछिए, आजकल का हाल मत पूछिए आरपी रतूड़ी जी। इतनी भीषण गर्मी है, बिजली कटौती इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों की नींद हराम हो गई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी उत्तराखंड का जब हाल ये है तो आप अदर किसी स्टेट का तो जिक्र ही मत करिए। नहीं सोनी जी, मैं भी इसी स्टेट में रहता हूँ जी, और
कितनी कटौती है यहाँ की और कितनी कटौती है पूरे भारत में अन्य प्रदेशों की। हमारे यहाँ आज भी अगर 24 घंटे में तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे की कटौती, वो भी अगर लाइन में फॉल्ट है। विधिवत यहाँ पर रेगुलर कटौती कोई नहीं है। ये पहला प्रदेश है जहाँ पर रेगुलर कटौती नहीं है कि 4 घंटे कटौती रहेगी। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सरकार प्रयास कर रही है। देहरादून के लिए हमारे ये मालदेवता से ऊपर बांदल का एक बांध बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें लगभग हम पूरा करने के उस पर हैं, जिसके बाद देहरादून का पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जो प्राकृतिक व्यवस्था है, अब ये मौसम सभी जानते हैं कि ये जो क्लाइमेट जो कभी देहरादून का नहीं होता था, यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यही तो चिंता का विषय है भाई। सरकार इस बात को क्यों नहीं भाप पा रही है? अलग अलग जो संस्थान हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंजेस इतनी तेजी के साथ हुआ, उत्तराखंड का जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर अब सरकार की योजना क्या होगी? क्या प्रॉपर डैम का इस्तेमाल किया जा रहा है? साथ ही देखा जाए नियोजन की कमी भी एक जो यहाँ पर निकल कर आया बिंदु, तो सरकार की आगे क्या कुछ कार्य योजना होगी? इसको लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गर्मी का कहर और बिजली और पानी की किल्लत, ये बात अलग है कि भाई सत्ता पक्ष का ये मानना है कि 2 से 2.5 घंटे की कटौती होती है, इससे ज़्यादा की कटौती नहीं होती। लेकिन जब तापमान 46 डिग्री के पार होगा तो सोचिए ज़रा, वो 2.5 घंटे की कटौती भी नासूर बन जाती है और ऐसे में दिक्कतें बेहद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस समस्या का समाधान क्या है सत्ता पक्ष के पास, ये ज़रूर जानेंगे आरपी रतूड़ी जी से। आरपी रतूड़ी जी, अस्थाई हल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए अभी क्या कुछ प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? हालांकि कहा जा रहा था जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उस पर भी अभी भी वो लगातार जारी है, काफी हद तक अंकुश लगा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो इतना समय अगर किसी समस्या के समाधान में लगेगा तो जाहिर सी बात है इसके बाद तो गर्मी है और मानसून भी आने वाला है, तो मानसून के बाद कोई खास जरूरत रह नहीं जाती है। सोनी जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे उत्तराखंड का ये स्वभाव था कि अगर थोड़ी सी गर्मी होती थी हम उसको लोकल बारिश कहते थे। अब ये वातावरण में ऐसा परिवर्तन आया कि इस बार मुझे तो देहरादून में जो लोकल बारिश मई जून में होती थी वो इस बार बिल्कुल नहीं हुई। और जहां तक वनों का है, ये मेरे मित्र को कह रहा था कि 25% घट गए हैं। हम इन 24 सालों में 8% फॉरेस्ट हमारे उत्तराखंड का बढ़ा है। ये आंकड़े अगर गलत न कहें तो, क्योंकि चैनल पर हम बैठे हैं, चैनल उत्तराखंड में 8% फॉरेस्ट बढ़ा है इन 24 सालों में। तो ऐसा नहीं है आग लगने का, क्योंकि मैं इसी प्रदेश में बड़ा हुआ हूं, मैंने देखा पहले गांव के सहयोग से आग पहले भी लगती थी। मानते हैं कि 1% बढ़ा है, लेकिन घटनाएं भी बढ़ी हैं। कह रहा हूँ आज सोशल मीडिया का जमाना इतना बढ़ गया कि हल्की सी भी कोई बात कहीं होती तो वो खुल जाती थी। आग हमारे यहाँ पहले भी लगाते थे, लेकिन गांव के सहयोग से वो पिरूल को इकट्ठा करते थे, पत्तों को इकट्ठा करते थे, तभी नए पेड़ पैदा होते थे। लेकिन अब क्योंकि गांव की सहभागिता कम होने के कारण अब इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है और सोशल मीडिया उसको दिखाने में कामयाब है। सरकार सजग है। सरकार ने आग बुझाने के लिए एयरफोर्स का भी, फौज का भी, तमाम साधनों का प्रयोग किया और उस पर काबू भी पाया। और आज भी हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि त्राइमाम जो दिल्ली में पानी की त्राइमाम है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और पानी बिजली फ्री देने वाली, लेकिन उत्तराखंड में त्राइमाम नहीं है। आज भी हम
स्थितियां बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर अभी भी सरकार ने कुछ उचित और ठोस कदम नहीं उठाए, अगर प्रयास नहीं किए। पर्यावरणविद का रुख करेंगे प्रोफेसर ए.के. बयानी जी का। प्रोफेसर ए.के. बयानी जी, क्या लगता है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे? स्थितियां बनी नहीं, लेकिन स्थितियां बनने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला अगर इस तरीके से काम होगा। नहीं तो परिस्थितियां निर्माण करना पड़ेगी, इसी के बाद आप कह सकते हैं कि किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जब उत्तराखंड नहीं बना था तब एक नारा हुआ करता था कि हमारा प्रदेश जो है ऊर्जा प्रदेश हो सकता है, जल प्रदेश हो सकता है। आज न तो ये ऊर्जा प्रदेश रहा न जल प्रदेश रहा, ये दुर्भाग्य कहना चाहिए। अब सवाल ये कि ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी ऊर्जा नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ तक एक वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे काम करता है जो हर चीज का अपोजिशन करता है इन्वायरमेंट के नाम पे, पर वही वेस्टेड इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि जब जंगलों में आग लगती है तब कुछ नहीं बोलता है, या कोई बिल्डर अपने प्लॉटिंग के लिए पहाड़ साफ कर देता है तब कोई कुछ नहीं बोलता है। पर सरकार अगर जैसा एक डैम बनाना चाहती है तो उसके तुरंत वहाँ पे एक रिएक्शन खड़ा हो जाता है कि इससे इतना नुकसान होगा, उतना नुकसान होगा। इवन अभी बात चलती है, अगर हम जो नेशनल हाईवे बन रहा है हमारा मोहन से, उसमें हजारों पेड़ कटे और उसके कारण सड़कें चौड़ी हुई और उसमें बड़ा नुकसान पर्यावरण का बता रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूंगा, दिल्ली हमको अगर जाने में 7 घंटे लगते थे और अब वो 2 घंटे लगेंगे, तो 7 घंटे में ज्यादा प्रदूषण होगा या 2 घंटे में ज्यादा प्रदूषण होगा? अगर 2 घंटे में आपका प्रदूषण कम हो रहा है और 7 घंटे में ज्यादा हो रहा है, तो ये अच्छा है कि हम कुछ पेड़ों की बलि देकर हम दूसरी जगह का पर्यावरण सुधार लें। ऐसा मेरा मानना है। अगर हमारा एक जगह पर्यावरण नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह हम उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कॉम्पनसेट करने की भावना होगी तभी हम कॉम्पनसेट करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आज जरूरत है हमारे देश में, बड़ा मतलब देश में भी जरूरत है कि हम भरपूर मात्रा में बिजली उत्पादन करें, और नहीं तो हमें 10 रुपए यूनिट बाहर से बिजली खरीदना पड़ती है, वो कंज्यूमर्स पे उसका बोझ आता है। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर है। तो इसलिए केंद्र के जो लोग बैठे, मैं उन सबसे कहूँगा कि इस पर विचार करके प्रदेश के हित में निर्णय लें। सिर्फ ये कहने से कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है इसलिए हम सारी चीजों को छोड़ दें, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। हर एक शख्स की अहम भूमिका होनी चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। उदित घिल्डियाल जी भी समाजसेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, क्या लगता है समाज सेवियों की, क्योंकि अभी बीजेपी प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पहले जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे तो उनकी सहभागिता जो है वो होती थी, जो कि अब दूरी नजर आती है। सोनी जी देखिए, ये जो बयान है ये इससे मैं यही कहूंगा कि एक तो जो जंगल विभाग है हमारा, जंगलात है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से ये जो ग्रामीण लोग हैं ये अब दूर हो गए, सहभागिता खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते हैं वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि गांव वालों की, ग्रामीणों की सहभागिता हो। ग्रामीण अगर पूर्ण रूप से लगेंगे, वृक्षारोपण होगी, चौड़ी पत्तियों की वृक्ष, आप देखिए ना, एक समय था जब केवल आप अगर फॉरेस्ट की नर्सरियों में जाए पुराने जमाने में तो चीड़ होता था, केवल चीड़ की पौध तैयार करते थे। वो क्यों करते थे? चीड़ की पौध इतनी रफ है, टफ है, वो कहीं लगा दीजिए अपने आप उग जाएगा, बाकियों को देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ देखिए, चीड़ यहाँ का नहीं है, मूल रूप से चीड़ बाहर का है, ऑस्ट्रेलिया से है, अन्य जगह से आए, यहाँ का नहीं है। तो चीड़ को तो काट करके उसका फर्नीचर बना करके लोगों को घर बनाने, हमारे यहाँ सीमेंटेड छत के घर बन रहे हैं। क्या मतलब है पहाड़ पे सीमेंटेड छत के घर? भूटान में जाइए आप, अन्य जगह में जाइए आप, देखिए पठाल है, एक सिमेट्री के घर बने हुए हैं, लकड़ी के घर हैं। आप दीजिए ना चीड़ काट करके और इसकी जगह पे नए पेड़ों को लगाइए। जहां तक वर्तमान का सवाल है, अब वो प्रवक्ता साहब ने ये कहा कि बिजली अन्य राज्यों, हमें अन्य राज्यों से कंपेयर नहीं करनी है। 1.25 करोड़ का प्रदेश है और 4 डैम है, बड़े डैम है, 2-2 हजार मेगावाट के हैं, 350 मेगावाट के हैं। तो बिजली तो हमारे यहाँ पूर्ण होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ वर्तमान सरकार को बिजली सस्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको, हमें जरूरत है। अब आप ये समझिए सोन जी कि ये पहाड़ 50 करोड़ लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के और गंगा सागर तक पानी दे रहा है। मेरा कहना यह है, हम हैंडपंप लगा के अपने लोगों को पानी दे रहे हैं, इसकी कोई कार्य योजना नहीं है। मुझे पूर्ण उम्मीद है, देखिए इस समय मोदी जी का रुख हरदम
पहाड़ की तरफ बड़ा ही सॉफ्ट रहा है। बिल्कुल, और केंद्र वो की कुछ ना कुछ सहभागिता नया है। चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। और 5 सीटें मिली हैं बीजेपी को पहाड़ से। अनिल बलूनी जैसे युवा नेता आए हैं जिनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल। और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी युवा हैं। इन सबको मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लान, देखिए अभी तक नहीं बना, केवल कागजों पे कार्रवाई हुई है, कभी भी फाइल से बाहर योजनाएं नहीं निकली हैं। अगर हमने इसे सुधारना है, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें जंगल काटना पड़ता है, जब जंगल कट रहा है तो उसी जगह हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। बिल्कुल। वो प्रेक्षक जो ना जंगल काटने का काम करवा रहा है वो वहां देखे कि कहाँ जंगल लगाए नहीं लगाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे प्रेशर डाले। लेकिन इस वक्त वर्तमान में जो सरकार है, दोनों यहाँ पर भी, देहरादून में भी और केंद्र में भी, वो दोनों मिलके एक समन्वय बना करके एक बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बिल्कुल 1.25 तो लोग हैं, अगर 1.25 करोड़ लोगों को हम पानी बिजली नहीं दे पा रहे। अच्छा उदय जी, सरकार को चेताने का काम आप लोगों की तरफ से किया जाता है बखूबी, क्योंकि समाज सेवियों की भी एक अहम जिम्मेदारी होती है, क्या ये जिम्मेदारी आप लोग बखूबी निभा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई हो। कोशिश पूरी होती है, ग्रामीणों के साथ मिलके होती है, धरना प्रदर्शन चलता है, सब चलता है, लेकिन ये बहुत मायने नहीं रखता। मेरा मानना यह है, इसके लिए सरकार को, एक सभी को, जितने बुद्धिजीवी हैं उनको मिलके एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। और सरकार के लिए, भाई आप टिहरी डैम है और टिहरी डैम के बगल में हम हैंडपंप से अगर पानी ले रहे हैं, श्रीनगर में हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, 24 साल बनने के बाद, 20 साल बनने के बाद भी। बिल्कुल, वाकई। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्योंकि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्थितियों में सुधार, 8% जो फॉरेस्ट है वो बढ़ा है, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, स्थितियां जो हैं अभी भी पूरे कंट्रोल में नहीं है। तो अब यही सवाल है कि भाई जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, जल प्रदेश कहा जाता है, और इसी के लिए यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, यानी कि ये दिक्कतों से दो चार हो रही है। और हर घर नल और जल की जो योजना है, तो क्या हर घर नल पहुंच सका? देखिए सोनी जी, इस डिबेट में ये चीजें बड़ी प्यार से निकल कर भी आ रही है कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत घोटाले हुए हैं। मैंने आपको बैरागढ़ का उदाहरण दे दिया, पंपिंग योजना में, तो गलत नियोजन के कारण ही तो हुआ है, इस पे कार्रवाई हुई कुछ नहीं। भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर 8% जो है वन बढ़ गया। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मुझे बता दें कहां वन बढ़ा। हाँ, उत्तराखंड में जो ग्रामीणों की जमीनें खाली पड़ी थी, उसमें ये भाजपा डीम्ड फॉरेस्ट कहकर उस पर भी कब्जा करने की मानसिकता से कह रही है, और इसलिए कह रही है कि 8% वन बढ़ा है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में मुझे एक जगह बता दीजिए जहां पेड़ बढ़े हों। घटने की मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा। जिस राज्य का डीजीपी पेड़ काटने का मुकदमा झेल रहा हो, जेल की उम्मीद में बहुत जल्दी जेल में जाएगा। ऐसे में झूठ बोलकर कुछ भी कर लो। मैं कह रहा हूँ ऊर्जा प्रदेश है ये, बता दीजिए किसी को भी एहसास हुआ है कि उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश का हमको लाभ मिल रहा? पानी बिजली दोनों कट रही है गर्मी में, तो ये हम तो नहीं कह रहे, ये डिबेट इसीलिए हो रही है क्योंकि उत्तराखंड का पर्यावरण बिगड़ गया, पानी का संकट है, आप डिबेट कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी बड़े ईमानदारी से कह रही है कि पाकिस्तान में देख लो कितना त्राहिमाम है, हम तो ठीक है। अगर जैसे हम बिजली की बात कहते हैं तो दूसरे प्रदेश में देखो, हम तो ठीक है। ये जैसे दूसरे से तुलना करने लगते हैं, इससे पता चलता है कि इनकी अवस्था राजनीति करनी नहीं है, इनको सरकार चलानी नहीं आती। ये दूसरे के घर में झांक झांक के 2 बार सरकार बना गए, मगर अपनी उपलब्धियां बताने की इनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 43 डिग्री टेम्परेचर देहरादून में क्यों हुआ? क्या कारण है कि उत्तराखंड का अपना जो कृत्रिम बारिश होती थी वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है उत्तराखंड के अंदर हर समय सवाल खड़े सरकारों पे हो रहे हैं, मगर सरकार के ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते शांति प्रसाद जी, आपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ प्रयास किए? और हम क्या कहें, हम सरकार तो है नहीं, हम तो यही कह सकते हैं कि भैया ये जो एयरपोर्ट का चौड़ीकरण करने के चक्कर में 17,000 पेड़ मत काटो, हाईकोर्ट को हल्द्वानी में लाने के लिए गौला में 4,000 पेड़ मत काटो, हम यही तो कह सकते हैं। मगर हमारे कहने पे हमारे पे मुकदमा लगा देते हैं। ये तो राजनीतिक रूप में इतने खतरनाक, ये तो ज्यादती है भाई। आरपी रतोड़ी जी, अगर कोई आपसे आपकी खामी बताएगा तो आप इस तरीके से करेंगे, ये तो गलत बात है भाई।
नहीं सोनी जी, तो मैं आदरणीय भट्ट साहब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। पेड़ काटने का अभियान उत्तराखंड क्रांति दल ने खुलेआम चलाया था, जो आज कह रहे हैं मतलब 1987 में नहीं, आपने पेड़ काटने का अभियान इस उत्तराखंड में चलाया था कि नहीं? हमने कब चलाया था कि जब पहाड़ में सड़क नहीं थी। सरकार के विरुद्ध रह करके भी आपने पेड़ काटे हैं। आरपी रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी, फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो खामेखा मुद्दे से भटक जाएंगे। उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं पर्यावरण को लेकर, अभी भीषण गर्मी। आरपी रतूड़ी जी, यूकेडी ने अगर ऐसा किया तो पहाड़ों में रास्ता बनाए जाने का हवाला दे रही है यूकेडी। तो अभी मौजूदा हालात में सुधार कैसे संभव होगा, इसको लेकर आप कुछ बताएंगे? क्या कार्य योजना है सरकार की? भाई डैम का पानी क्या प्रॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है? मैंने पहले भी कहा, ठीक है शांति प्रसाद जी, मैंने पहले भी कहा कि एक कार्य योजना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और उत्तराखंड को बने हुए 24 साल में 10 साल आदरणीय भट्ट साहब भी सरकारों में रहे हैं, उन बातों को ये भूल जाएंगे। आदरणीय चमोली साहब भी रहे हैं। अरे भाई आप रहे कि नहीं, सरकार का हिस्सा रहे, आपने कौन सा सरकार में जा करके आप, अरे आप कौन सी सरकार बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी तो आप ऐसे काम करो। चलिए ठीक है शांति प्रसाद जी मुझे जवाब लेने दीजिए। आरपी रतूड़ी जी, अभी स्थायी हल को लेकर कोई समाधान, कोई इस समस्या का समाधान है सरकार के पास? अगर आप बता सकते हैं कैसे बिजली की समस्या दूर होगी? बिजली कटौती, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, बिजली की किल्लत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जल का संकट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लाइमेट अगर चेंजेस इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं तो इसको लेकर क्या कुछ चिंता है सरकार की, और इस चिंता से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर कोई सॉल्यूशन? सोनी जी, मैं दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर साहब और हमारे जो, इनका बहुत सुंदर केवल आरोप नहीं लगाया, इन्होंने एक सॉल्यूशन भी दिया कैसे हो सकता है, तो सरकार को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य है, पर आप सरकार में भी रहो और आरोप लगाते फिरो। अरे भाई आपको नकारा क्यों है, ये नहीं चलना चाहिए। 10 साल कांग्रेस की भी रही है, 10 साल में ये हिस्सेदार भी रहे हैं। बस ये एक दिन का नहीं है, लंबी कार्य योजना पैदा करनी पड़ेगी। ये तो बता दो भाई, सुनोगे भी कि नहीं, सुनोगे भी कि नहीं? कि आप हमारे चरण वंदना करने आए थे, ये बोलो कि जब आपको सरकार बनाने की जरूरत थी तब आपने हमारी चरण वंदना करी, ये तो बोल सकते हो, मगर हमारी सरकार तो नहीं थी। हमसे सरकार के हिस्सेदार थे, आप सरकार के हिस्सेदार थे, मंत्री थे, हमको जगह। अरे भाई आप जीरो हो गए सब जगह, फिर भी समाधान पर बात कर लें। आरपी रतूड़ी जी, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, संदीप जी का कर लेते हैं। संदीप चमोली जी, क्या लगता है इस समस्या का समाधान सरकार के पास है भी, कि महज ये आरोप और प्रत्यारोप में के बीच ही ये सारी चीजें सिमट जाएंगे? सोनी जी, क्या आपने समाधान नहीं दिया? सोनी जी, समाधान दिया होता निश्चित पसंद करते लोग। ठीक है, अरे छोड़िए ना, अपना समाधान दे देंगे हम आपको। ठीक है, जनता में जाओ ना, जनता सोनी जी मात्र आरपी रतूड़ी जी, चुन के जनता चुनेगी तो समाधान दोगे। आरपी रतूड़ी जी, सोनी जी, हमारा जो महत्वपूर्ण समय चर्चा का है, साथियों से कहा जाए कि अपनी लड़ाई की वजह से महत्वपूर्ण चर्चा को खराब नहीं। सोनी जी, अगर सरकार से कोई सवाल पूछा जाए और सरकार कहे कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी कट रही है और हमारे यहाँ कितनी कट रही है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हम सबके लिए नहीं होगी। आदमी तो ये चाहता है, आदमी तो ये चाहता है कि हमारे राज्य में कम से कम बिजली कटौती हो। और हमारा सवाल क्यों है, मैं पूछता हूँ रतूड़ी जी से, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम ऊर्जा प्रदेश कहलाते हैं, उत्तर प्रदेश ऊर्जा प्रदेश नहीं कहलाता सोनी जी, हम ऊर्जा प्रदेश कहलाते हैं, हम जल प्रदेश कहलाते हैं। हम हरियाणा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, पंजाब, इनको जल पहुंचा रहे, इनको बिजली पहुंचा रहे हैं, और हमारे लोग प्यासे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, सरकार को मानना पड़ेगा।
और 10 वर्ष आपको सेंटर में हो गए हैं, लगभग 7 वर्ष आप पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे राज्य में चला रहे हैं। तो आपसे ही पूछा जाएगा कि हमारे राज्य के लोगों को पानी और बिजली क्यों नहीं मिल रही है। और आप पूछे जाने पे अगर ये कहेंगे कि देखिए मेरठ में कितनी बिजली कट रही है, तो सोनी जी कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक सवाल, राजनीतिक जवाब होगा और ये लोगों को भ्रमित करने वाला जवाब होगा। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से निरंतर इस राज्य में भागने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब 25 तारीख के आसपास इस राज्य में मानसून आने वाला है, लगभग अनुमानित है, और आप कह रहे हैं हम जल बोर्ड, संरक्षण बोर्ड बना रहे हैं जो नदी नालों और हमारे गाड गदरे इनको संरक्षित करेगा। तो ये क्या गैर राजनीतिक आपका बयान नहीं है? क्या ये राजनीतिक प्रेरित बयान नहीं है? और जिस राज्य में लगभग सोनी जी 50% जंगल जल चुका है, वहां भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि 10% वन हमारे राज्य में बढ़ा है। तो सोनी जी ये कैसी बात इस राज्य में कर रहे हैं? 50% वन, कम से कम जंगल आग से धधक रहा है। लोग जंगल की अग्नि से पहली बार जल के इतनी संख्या में मरे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। अरे देहरादून उत्तराखंड में, आप उत्तरकाशी, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में आप बता दिए कहाँ वन लगे हैं? पूरा व्यक्ति तो यहाँ के बच गया है। तो सोनी जी कम से कम हमें राजनीतिक चर्चा के समय कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए जो सत्य हो। आप बताइए, जिस राज्य में 50% जंगल में आग लगी हुई हो, वहां 10% वन कैसे बढ़ जाएगा? ये कौन सी गणित है सोनी जी? ये इसका जवाब जो है हमारे आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं आरपी रतूड़ी जी, इनसे पूछा जाए कौन सी इनकी मैथमेटिक है, उसको बताएं। मैं बताता हूँ जी, आरपी रतूड़ी जी। और साथ ही ये भी बता दीजिएगा, जल संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा, कब तक बन जाएगा? सोनी जी पहले इनका जवाब दे दूं जी बिल्कुल। कि 2016 में जब इनकी सरकार थी तो जंगलों का 591 स्थानों पर आग लगी थी। आज 563 जगह पर है। मतलब जहाँ आग लगना भी सरकार का काम हो गया। देखिए सोनी जी, किसी भी अगर राज्य में कोई समस्या आरपी रतूड़ी जी आती है तो जिम्मेदारी तो सरकार की भी उतनी ही बनती है जितनी की जिम्मेदार विभाग की। ये बात मानते हैं आप? आग लगी, तुलनात्मक बातों में फिर आ गए। यानी इनका कहना ये तुमने आग कम लगाई, हम ज्यादा लगाएंगे। अरे आकलन करने का विषय है ही नहीं आरपी रतूड़ी जी, आप समझिए इस बात को। ये आकलन करने का विषय नहीं है। जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इसको लेकर सरकार की भी जिम्मेदारी है। पहला राज्य है जहाँ वन कर्मी जल के मर रहे हैं। पानी का पहला राज्य जहाँ वन कर्मी जल के मर रहे हैं। और ये पहला राज्य नाबालिग पहला राज्य है पानी के लिए। पहला राज्य है जहाँ वन कर्मी जल के मर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि आपकी नाकामी के कारण लोग अपने प्राण खो रहे हैं। पहली बार हुआ है पानी की सबसे अधिक आग 2016 में लगी थी। पहली बार हुआ है ऐसा। आप तब विफल हुए थे। हम ये संतुष्टि वाला जवाब है ही नहीं आरपी रतूड़ी जी। आरपी रतूड़ी जी, आप ऐसा जवाब दीजिए जो वाकई लगे कि हाँ ये सत्ता पक्ष का जवाब है। तो बिना क्यों नहीं बनाया? बिना मकसद की बातें, बिना तुलना करना अच्छी बात नहीं है। आप तुलना कर रहे हैं। योजना को लेकर भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल, लगातार अभी जो क्लाइमेट है उत्तराखंड का, उसको लेकर आखिर सरकार की गंभीरता क्या है? कम से कम बातों में तो नजर आना चाहिए। कागजी आंकड़ों में तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी माहिर है। पर्यावरणविद का रुख कर लेते हैं प्रोफेसर ए के बयानी जी का। प्रोफेसर ए के बयानी जी, आज पर्यावरण यानी कि क्लाइमेट भी राजनीति से अछूता नहीं रहा, जो नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप कि भाई आपके कार्यकाल में स्थितियां ऐसी थी, हमारे कार्यकाल में थोड़ी बेहतर हुई हैं। आकलन किया जा रहा है इस बात का भी, बजाय इसके कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और साथ ही अभी जल संरक्षण बोर्ड बनाने की दिशा में भाई ये कहा गया है कि बनाया जाएगा। अब कब तक बनेगा, कब तक क्या कार्य शुरू होगा, ये एक योजना है जो कब तक धरातल पर नजर आएगी, ये भी एक सवाल है। जहाँ तक जल संरक्षण बोर्ड का सवाल है, बोर्ड तो अपना अपना संरक्षण करेगा नहीं। अगर संरक्षण करना है तो निश्चित रूप से किसी दूसरी एजेंसी को लेना पड़ेगा जो उस एरिया से वाकिफ हो। और जब तक हम गांव के लोगों को, खास करके अगर ये गांव की समस्या है या स्थानीय समस्या है, तो स्थानीय लोगों का सहयोग अगर नहीं लेंगे तब तक संरक्षण संभव नहीं है।
और उसके लिए कोई बोर्ड की जरूरत है नहीं। हर गांव का आदमी जानता है कि पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कब उसको सरकार। तो फिर सरकार इस बात का क्यों जिक्र किया जा रहा है कि भाई अब जल संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा, क्यों? संतुष्टि के लिए? राजनीतिक सबूत है जो पुष्कर सिंह धामी द्वारा छोड़ा जा रहा है। और प्रत्येक पहाड़ के व्यक्ति को पता है कि मेरा जल स्रोत कहाँ है। ये क्या संरक्षण करेंगे उसका, और किस समय करेंगे, कब करेंगे? जब बरसात आ जाएगी। अब बरसात से कैसे राज्य के लोगों को बचाएंगे, इस बारे में सोचिए। ठीक है संदीप जी, आपका रुख करेंगे हम। एक ही बयानी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जल स्रोतों को भी लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। नहीं कर पाएगा। अब संरक्षण अगर करना है जल का तो स्थानीय जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है, और जब तक स्थानीय जनता को हम नहीं जोड़ेंगे तब तक संरक्षण कोई मान्य नहीं रहता है। जैसे अभी यहाँ पे बताया कि हमने गधेरे पे वो निर्माण करा, वो अगली वर्ष लोकल लोगों का नहीं होती, तो हमको स्थानीय स्तर पे इसका हल निकालना पड़ेगा और तभी हम सफल होंगे। प्रयत्न सरकार की तरफ से भी आरपी रतूड़ी जी किए जाने चाहिए और अस्थायी सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए। जिम्मेदारी पहले तो तय करनी चाहिए कि भाई जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही बनती है, विपक्ष की नहीं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सवाल उठाना किसी भी समस्या को लेकर, और उसके सटीक जवाब देना भी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी और जल संकट, बिजली संकट से उत्तराखंड वासी जो है दो चार हो रहे हैं, और इस समस्या का समाधान सरकार अब आगे क्या निकालेगी इस पर नजर, क्योंकि स्थितियां बेहद विपरीत हैं और इसका खामियाजा उत्तराखंड वासियों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड जो है एक पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर लोग बड़े पैमाने में रुख करते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, और ऐसे में ये एक विकराल परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।